दोस्तों नमस्कार, मैं के सिंह। आप देख रहे हैं पीपल बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे। एक बड़ा आयोजन था। इसके बाद में जो सीबीआई के एक्स डायरेक्टर हैं एम नागेश्वर राव, उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेज दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो ये काम किया है ये एक तरह से रिश्वत वोट बटोरने के लिए रिश्वत देने की तरह का काम है ये, क्योंकि ये कोई पहले से तो कोई वायदा कर नहीं रहे थे प्रधानमंत्री जी। अभी घोषणा पत्र भी नहीं आया था और उन्होंने जो है ये भी कोई इसके पीछे कोई और उन्होंने कि क्यों ये 10,000 रुपये जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ये 10,000 रुपये देने का क्या मकसद है, किन महिलाओं को ये दिया गया है, कैसे उनका चुनाव किया गया, क्या उनकी पात्रताएं थी, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है। उन्होंने 10,000 रुपये सीधे सीधे खाते में भेज दिए, क्योंकि एक बार वो आजमा चुके हैं। जो पिछले चुनावों में जो उनको लोकसभा चुनावों में सफलता मिली थी, तो उसके पीछे सर्वे किया गया था कि क्यों मिली। तो बहुत सारे फैक्टर सामने आए थे कि एक तो उनका वो जो सीधे खाते में भेजने की जो योजना थी डायरेक्ट टू बेनिफिशरी है, तो वो उस योजना की वजह से लोगों के हाथों में लोगों को सीधा पैसा मिला, तो ज़्यादा पैसा मिला। वरना उसके पहले ये था कि अगर जो राजीव गांधी कहते थे कि अगर गरीबों के लिए अगर 100 रुपये केंद्र भेजता था तो 15 रुपये भेज पाते थे। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी आई तो मनमोहन सिंह सरकार ने ही इरादा जताया था कि वो सीधे खाते में जो तमाम सारी गरीबों की सहायता के लिए योजनाएं चला रहे उनको उनके खाते में सीधे भेजने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। और उसके बाद में लेकिन एक तरह से उन्होंने इसके लिए रोड मैप तो तैयार कर ही दिया था, तो उसी रोड मैप को निर्वाह किया। तो ये नहीं माना जा सकता कि उनका कोई मौलिक कदम है, और इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा श्रेय राजनीतिक नेतृत्व को नहीं दिया जा सकता। ये टेक्नोलॉजी का श्रेय, टेक्नोलॉजी को इसका श्रेय। टेक्नोलॉजी आई तो जब 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने उस समय जो उनके सचिव रहे होंगे समाज कल्याण के, उन्होंने टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। और उस टेक्नोलॉजी में जो छात्रवृत्ति बढ़ती थी, छात्रवृत्ति भेजी जाती थी, तो वो छात्रवृत्ति में डुप्लीकेसी पकड़ी गई। हर जिले में करोड़ों रुपए की बचत हुई। पता चला कि एक ही छात्र 4-4, 6-6 स्कूलों में दर्ज है, बल्दियत भी उसकी वही शो कर रही है। तो उसने पकड़ लिया। एक ऐप उस समय तैयार किया गया समाज कल्याण विभाग के जो उस समय के प्रमुख सचिव थे, उन्होंने एक ऐसा ऐप तैयार किया कि उसने उसको डुप्लीकेसी को पकड़ लिया। तो जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे ये साधन होते जाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी कोई लोगों के संस्कार बदलने का काम नहीं करती, लोगों के चरित्र निर्माण का काम नहीं करती। लोगों का चरित्र अगर भ्रष्ट बना रहेगा तो वो उस टेक्नोलॉजी का तोड़ भी ढूंढ लेंगे। और ये हो ही रहा है कि एक तरफ तो वो ये सरकार ये जताने की कोशिश कर रही कि हमने ये सीधे खातों में भेजने की व्यवस्था हो या और तरीके के उपाय हों, उनसे हमने भ्रष्टाचार पे काफ़ी हद तक अंकुश लगा लिया। लेकिन दूसरी तरफ ये कि धरातल पर सीख गए। जैसे उनका आपने जो आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं, जो ठेका कर्मचारी हैं, आपने कहा कि ठेका कंपनी उनके खाते में पैसे भेजेगी, उनका जो मानदेय है वो खाते में भेजेगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम खाते में भेजेंगे। तो अगर 15,000 रुपये आपने मानदेय तय किया, 15,000 रुपये खाते में भेजेंगे, लेकिन तब भेजेंगे जब पहले उससे तय करके रख लेंगे कि 3,000 रुपये तुमको अग्रिम देने होंगे कंपनी को उसके बाद में, और इस पर चूक चपड़ नहीं करोगे, और उसके बाद में हम 15,000 रुपये भेजेंगे। तो टेक्नोलॉजी के भरोसे चरित्र नहीं बनता। चरित्र नहीं बनता तो आप भ्रष्टाचार पे आप रोक लगा नहीं सकते। खैर, ये विषयांतर हो गया। मुख्य विषय ये था कि ये जो 10,000 रुपये हैं ये आपने डाल दिए, तो आपने न पात्रता तय की कि इसकी पात्रता क्या है इसका, और फिर आगे भी 10,000 रुपये आप प्रति महीने डालेंगे कि आप पता चला कि 3 महीने के अंदर डालेंगे कि 6 महीने के अंदर डालेंगे।
आपने कोई चीज़ स्पष्ट नहीं कर दी, स्पष्ट नहीं की। और अगर आपने वहीं तक क्यों सीमित रखा, बिहार तक ही? अगर मतलब महिलाओं को आप ये चाहते कि महिलाओं के उत्थान के लिए उनके खातों में एक नगद धन की व्यवस्था करने का कदम बहुत ही बहुत सहायक होगा उनकी उनके उनके उत्थान के उद्देश्य के लिए, तो आपको पूरे आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए क्यों आपने डाला? आप तो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पूरे देश की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए, लेकिन आपने केवल, क्योंकि वह बिहार में चुनाव है, आप चुनाव के लिए आप कोई मतलब कोई आपकी नीतिगत कोई रोड मैप नहीं होता। चुनाव जीतने के लिए आप वो जो है कि उसका बहुत बेदर्दी के साथ में और सरकारी धन का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते, और तमाम तरह के आप जो है हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जिनसे उंगलियां उठती हैं। तो उन्होंने एम नागेश्वर राव ने बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि इसे रिश्वत के बतौर संज्ञान में लिया जाए, और उसको पहले तो उसको रोक लगा कि ये 10,000 रुपये वापस कराए। और दूसरी बात ये है कि आप ये सुनिश्चित करें कि जब सत्तारूढ़ पार्टी की ये हरकतें हैं तो आप ये सुनिश्चित करें स्वतंत्र और पवित्र चुनाव के लिए, स्वतंत्र सुष्ठापूर्ण चुनाव के लिए आप ये सुनिश्चित करें कि जैसे ही बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो, बिहार विधानसभा को आप भंग करा दें, और बजाय वहाँ पे आप एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही काम करना जारी रखें, या ये किसी गठबंधन जो अभी ये है राजद, सॉरी ये जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के क्या एनडीए भारतीय जनता पार्टी का नीत गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन है, उसकी आप सत्ता को कार्यवाहक रूप में आप जारी रखें। नहीं, ये नहीं है। जो जब केंद्र सरकार की ईमान का ये हाल है, तो फिर आप उनसे चुनाव आयोग ये करें कि आप जो है विधानसभा भंग करा दें कार्यकाल पूरा होते ही, और राष्ट्रपति शासन लागू करा दें, और फिर 6 महीने बाद चुनाव कराएं। अगर ये चुनाव आयोग के बूते में नहीं है ये व्यवस्था करना, तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की भी मदद ले, सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका रखे, वहाँ से मदद ले। लेकिन ये चुनाव आयोग का जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, उसके तहत ऐसा किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री की कोई नीतिगत सोच नहीं है। मुझे याद आ रहा है जब उन्होंने 10,000 रुपये ये जो महिलाओं के खाते में डाले हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि सन 2022 में जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए कैथरी गांव में पहुंचे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में हर विरोधी राजनीतिक दल पर प्रहार किया था, और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया था, जिसने कहा था कि जो इस बिना पर दिल्ली में सत्ता में आ गई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी उसके लिए ताकत लगा ली, हर तरीके का कि वो इस्तेमाल कर, हर तरीके का कपटाचार इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो सत्ता में आ गई। उसके आने का एक कारण मुख्य क्या था? एक तो 300 यूनिट तक बिजली को मुफ्त देने का उसने वायदा किया, और दूसरा उसने कहा कि सरकारी स्कूल और सरकारी जो अस्पताल हैं उनको इतना कारगर बनाया जाएगा कि लोगों को प्राइवेट उसमें अस्पताल में या अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री इसको बता रहे थे, ये जो उन्होंने किया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, और जिसकी वजह से वो इतने जम गए कि दूसरी बार फिर उनकी सत्ता आ गई, तो बहुत खींच गए थे प्रधानमंत्री। तो उन्होंने यहाँ कैथरी की सभा में कहा कि ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये रेवड़ी कल्चर से जो है धन की बर्बादी होती है, और उससे विकास नहीं हो पाता। रेवड़ी कल्चर चलाने वाली पार्टियां अगर वो सत्ता में आ भी जाती हैं, तो ना वो एक्सप्रेस वे बना सकती हैं, ना वो एयरपोर्ट बना सकती हैं, ना वो डिफेंस कॉरिडोर बना सकती हैं। और उसके बाद में फिर वो लगातार कहते ही रहे। फिर उन्होंने इस बात पर उसी दिन जिस दिन ये उद्घाटन करते हुए उन्होंने जनसभा में कहा था, फिर इससे भी ज़्यादा कड़े तरीके से उन्होंने रेवड़ी कल्चर पर प्रहार किया एक ट्वीट करके, और फिर उसके
उसके आगे भी मतलब वो बढ़ते गए कि हम सबको मिलके इस रेवड़ी कल्चर को हराना होगा। अब अगर जिन मतदाताओं के दिमाग में वो भले ही आपने कैथेरी में कहा हो, लेकिन पूरे और फिर उस जो ट्वीट किया वो तो खैर पूरे देश में पढ़ा ही जाता है, और ये तमाम सारी बातें कहीं तो ये सब जगह छपे, सब जगह असर हुआ हो, और बिहार के मतदाताओं पर भी असर हुआ हो। अगर बिहार के मतदाताओं में से बहुत से लोगों को ये आपकी मंशा याद होगी कि नहीं, रेवड़ी कल्चर वाले को हराना है, अगर सही तरीके से लोकतंत्र चलाना है। तो अगर उनको अगर ये बात अगर याद है, अगर कुछ ही लोगों को, कुछ लाख लोगों को ये याद है, तो ये तो आपका बहुत भारी पड़ जाएगा कि जो आपने 10,000 रुपये जो आपने बड़ी बेदर्दी के साथ में सरकारी खजाने को लुटा दिया, ये 10,000 रुपये महिलाओं के उसमें भेज के, और जिसका कोई आप जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे कि इससे क्या लाभ मिलेगा वास्तविक रूप से महिलाओं को। तो इसका अगर आपने जो सलाह दी थी, जो परामर्श दिया था कि रेवड़ी कल्चर को ये हराना है, तो अगर लोग अगर इसी पर उतारू हो गए, हेमनागिरी स्वप्ना राव ने उनको ध्यान दिला दिया कि ये रेवड़ी कल्चर है, और रेवड़ी कल्चर से भी ज़्यादा ये है कि ये शुद्ध जो है रिश्वत बांटने का काम है। तो ये उल्टा दांव पड़ जाएगा। बहुत सारे दांव उनके मोदी जी के उल्टे पड़ रहे हैं। जैसे अपनी वो माँ का मुद्दा लेके आए थे कि माँ को कि वो था, वो उनकी जो सभा थी इंडिया गठबंधन की, और जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संबोधित किया था, उसके मंच से मुझे गालियाँ देने वाला पकड़ गया था। राहुल गांधी से और तेजस्वी से उसका कोई संबंध नहीं था, इन लोगों को मालूम हो गया था। और आपका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला था, वो कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को की माँ को सरेआम उस पर टीवी पर गाली दे चुका था, और उसके लिए तो आपको कोई अफसोस नहीं हुआ था। आपने उसके लिए प्रेम शुक्ला को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पैनल से हटाने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी, और आप बिलाप करने लगे कि बिहार की जनता इसका जवाब देगी, और आपने बिहार बंद को कॉल कर दिया। लेकिन वो आप हक्के बक्के रह गए। जब बिहार के आपकी पार्टी के लोगों को तो चलिए ठीक है, उन्होंने तो ड्यूटी बजानी है, आपकी पार्टी में मजबूरी है उनकी, इसलिए वो तो बंद कराने के लिए निकले। लेकिन बिहार की आम जनता ने उसमें कोई रुचि नहीं ली, देश के लोगों ने भी कोई रुचि नहीं ली। लोग रुचि ले सकते थे अगर आप ये नैतिकता बरतते। चलिए आपने पहले नहीं निकाला था प्रेम शुक्ला को, उसी समय निकाल देते कि नहीं हमसे देर हो गई, लेकिन हम नहीं चाहते कि अपनी माँ को, हम चाहते कि न तो कोई हमारी माँ को गाली दे राजनीति में, और ना जो है उनको न किसी और की माँ की गाली दे। तो एक उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते थे, तब हो सकता कि आपकी अपील में जो आपने अपील की थी कि बिहार की मतदाता इसका जवाब दें इंडिया गठबंधन को, तो उसमें नैतिक बल आ जाता, जो आप चाहते थे वो संभव हो जाता। लेकिन आप तो ये कर नहीं सकते नहीं प्रेम शुक्ला को। और फिर एक लंबी फहरिस्त आना शुरू हो गई कि कब कि आपने स्वयं क्या बोला। आपने जो है किसी की माँ के लिए ये कहा कि वो बार डांसर का कुछ जो आपने जो मन में आया वो पता चला कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और तमाम सुपर खां का कह दिया। अब जो बहुत ज़्यादा सीनियर सांसद वो थी आंध्रा की, उनको आपने जो है सुपर खान उनके सामने कह दिया। आपके पास कोई मर्यादित शब्द है नहीं क्या आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में आपको कोई बहुत ज़्यादा शब्द पढ़ाए नहीं गए? आपको शब्द सामर्थ्य तो बहुत संकुचित है। आपको केवल आपको लगता ही है कि आपने केवल शब्दकोश में से केवल वो शब्द आपको जो पढ़ाए जो अशोभनीय है, जो अभद्र हैं, और जो गालियों की कोटि में आते हैं, और इसीलिए आप प्रसन्न रहते हैं। आप उनको भी आपकी पार्टी के लोग भी अगर आपसे बढ़ के जब कोई बातें कह देते, जैसे राम सिंह बिधूड़ी ने लोकसभा के अंदर जो तत्कालीन बसपा के सांसद दानिश अली उनके लिए कहा था, तो वो आपको वो चीज़ें चुभती नहीं, आपको वो चीज़ें चुभी नहीं, क्योंकि आपने तो ये साबित कर दिया कि आपका तो स्कूल एक अलग किस्म का था। उसमें जो सोबर शब्द हैं, जैसे अटल जी और मान लीजिए सोनिया गांधी का विवाद हो जाता था, तो बहुत सलीके के साथ में वो सोनिया गांधी को नरत्तुर करते थे, सलीके के साथ में वो सोनिया गांधी को जवाब देते थे, और आपसे ज़्यादा प्रहारक होता था। और सोनिया गांधी आपसे आपत्त दिखाई देती थी, लेकिन जब आप बोलते हैं तो विपक्ष कहीं कतई
पत्र कई कतई पत्र होते नहीं दिखाई देता है। और जो लोग आपकी बहुत शुरू शुरू में बहुत बड़ी तादाद थी जो आपके सम्मोहन जाल में फंसे हुए थे, तो आप कुछ भी बोलें तो उनको जो है वो फिर भी उसको आपकी बात का जो है को सही साबित करने की कोशिश करते। लेकिन अब धीरे धीरे हर आदमी के अंदर जगी ज़मीर है, तो अब धीरे धीरे ऐसी बड़ी संख्या जो कल तक आपके प्रशंसक थे, आज वो महसूस कर रहे हैं कि उनका ज़मीर गवारा नहीं कर सकता कि इस ढंग की संस्कृति को जो है वो हम समर्थन करें। इस नाते कि वो नरेंद्र मोदी जी गालियाँ दे रहे, तो हम गाली देने की गालीबाजी का समर्थन करें। ये उन लोगों के मन में ये कचोटने लगा, तो एक संख्या बढ़ने लगी, सोशल मीडिया पे दिखाई देने लगा। कल तक अगर मोदी जी की आलोचना की जाती थी तो पता चला कि वो उसके आलोचक, वो जो आलोचक होता था उसके समर्थक में एक दो कमेंट आते थे। अब सैकड़ों की संख्या में या दर्जनों की संख्या में तो कमेंट आते, लोग जो उसकी बात की तायद करते कि नहीं बिल्कुल सही आपने हमला किया प्रधानमंत्री जी पे। और अगर कोई प्रधानमंत्री जी के समर्थन में कोई बात करता है, कोई उनके जो है कदमों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, तो अब पहले की तरह ये नहीं कि एक लंबी लाइन लग जाए भक्तों की, वो नहीं होता। बल्कि ये होता है कि जो भक्त आज भी जो भक्त बने हुए, उन तक का ये साहस नहीं हो पाता कि वो प्रधानमंत्री की बात की तायद करके और सोशल मीडिया पे अपनी फजीयत कराएं। और उसमें भी ये होता है कि लोग प्रधानमंत्री पर व्यंग करते हैं, लोग प्रहार करते हैं, वो कमेंट उनके खिलाफ कमेंट करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। तो ये भी एक पैमाना है, सोशल मीडिया के जो कमेंट होते, ये भी एक पैमाना है। और अगर इस पैमाने के नज़रिए से देखा जाए तो क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बन रही और क्या मोदी की बन रही, तो एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दे रही। अब मैं ये बात कर रहा था कि उन्होंने जो काम किया, अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया, तो एक दो पक्ष हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया था रेवड़ी कल्चर के मामले के खिलाफ करने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये गया था शुरुआत में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे कमेंट किए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए और इससे जो विकास के लिए जो धन खर्च होना चाहिए वो पता चला रेवड़ियाँ बांटने में जाया हो जाता है, तो ये इस पर इस तरह के रोकना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इस पर सुनवाई आगे बढ़ी और दूसरे पर जो वकीलों का के वर्ग ने दूसरा पक्ष सामने रखा, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर ये लगा उस समय कि ये इतना आसान नहीं है कि किसको रेवड़ी माना जाए और किसको ना माना जाए। कहा भी सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या इन चीज़ों को ये जो घोषणाएं की गई, इनको रेवड़ी कल्चर माना जा सकता है, ये ज़रूरी है। जब आप सरकार का अस्तित्व किस बात पर निर्भर करता है, क्यों है सरकार ये जिए और जीने दो, गरीब भी जिए और अमीर भी जिए। तो अगर गरीब के पास संसाधन नहीं है, अगर वो और जो आवश्यकता की चीज़ों का इंतजाम करना, वो आप टैक्स क्यों लेते हैं? आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनका लगभग निःशुल्क, अगर निःशुल्क कहेंगे तो एक प्रतीकात्मक शुल्क लगा दें, वरना निःशुल्क आप इंतजाम करें। उसमें बिजली आती है, तो बिजली के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया, तो इस नीति के तहत तो ये तो रेवड़ी बांटना नहीं कहा जा सकता। ये तो बिल्कुल सही कि बिजली तो आपको देना चाहिए। आपने जिस तरीके से गैस पर सब्सिडी दी जा रही थी, तो गैस आपने उसके बाद में आपने कहा कि वो गैस की सब्सिडी ख़त्म की, लगभग ख़त्म ही कर दी। और उसके बाद में आपने उज्ज्वला एक योजना चलाई, तो उज्ज्वला योजना से आपने फ्री सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन उसके बाद में आपने ये आंकड़े सामने नहीं आने दिए कि दूसरी बार सिलेंडर कौन भरवा पाया। वो जो गरीब जनता जो बहुतायत में वो सिलेंडर भरवाने की स्थिति में नहीं। और जब आप ये चाहते हैं कि आज की तारीख में धुआं रहित खाने बनाने की सुविधा व्यक्ति के पास हो, तो ये आप है नहीं, आप किस बात के लिए टैक्स ले रहे, और टैक्स लेने में भी आप बेईमानी कर रहे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, तो आप बताइए कि विश्व बैंक के सबसे बड़े कर्जदार आप बन चुके हैं। अन्य देशों का भी जो जितनी सरकारें आज़ादी की बात से अभी तक रहीं, और ये आपका जो पिछला कार्यकाल है 2014 से अभी तक का कार्यकाल है 10-11 साल तक का, तो ये 10-11 साल में जितना कर्ज लिया गया, वो पूछ ले इसके पहले जितने बरस थे
65-70 जितने बरस थे, उसमें जितनी सरकारों ने कुल कर्जा लिया था उससे बहुत ज़्यादा है। तो आप कर्जा भी ले रहे। आप पता चला कि पेट्रोल आप बहुत बहुत आपको सस्ते में मुहैया भी हो रहा है, और फिर भी पेट्रोल डीजल की आप कीमतों में कमी नहीं कर रहे, तो वो भी आपका मुनाफा बढ़ रहा है। आप सड़क बना रहे, सड़क तो आपकी बेसिक जिम्मेदारी, सड़क सुरक्षा, ये तो शिक्षा चिकित्सा इसकी तो बेसिक जिम्मेदारी। आप दावा करते हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा, पर आप बताइए कैसे विकसित भारत बन जाएगा। अभी भी तो आप बताते कि हम इन इतने देशों से, हम 11वें नंबर पे थे, 13वें नंबर पे थे, 12वें नंबर पे थे, अब हम चौथे नंबर पे आ गए, 5वें पे थे, 5वें से चौथे पे आ गए। अरे चौथे से आप आ गए, जिनको आप बता रहे कि हमसे पीछे जुड़ गए, उनसे आप तुलना करके देखिए। वहाँ पे चिकित्सा फ्री है, वहाँ पे शिक्षा फ्री है। आप ना आप चिकित्सा फ्री कर पा रहे, ना आप शिक्षा फ्री कर पा रहे ना। और हमें तो लगता है कि कल को आप सुरक्षा देने का भी टैक्स वसूलेंगे। आप जो है, आपको सड़कें भी वहाँ पे उन देशों में, उन जो वास्तविक विकसित देश हैं, तो उन देशों में ना के बराबर हैं टोल सड़कों पे, या तो टोल है NH पे। तो अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अमेरिका में कोई टोल नहीं है। कहीं पे बड़े शहरों में एंट्री में टोल है, तो वहाँ पे प्रतीकात्मक शुल्क लगता है। लेकिन आपने तो धंधा जैसा बना रखा कि आप पैसा वसूल हो गया। एक अभी एक आया था वहाँ पे तिरुचनापल्ली में, कि एक टोल जो सड़क बनी थी जहाँ पे टोल लिया जा रहा था, उस सड़क के निर्माण की लागत पूरी वसूल हो चुकी। इसके बाद में भी 30 साल तक के लिए गडकरी साहब ने उनको अदानी को आपने मतलब उसका ठेका उठा दिया। तो आप उनका 30 साल तक के लिए टोल वसूली को दे दिए। तो अब आप तो अनंत काल तक आपने तो टोल वसूली को भी सरकार की आमदनी का जरिया बना लिया है। और ये सरकार की आमदनी से, और इतनी सरकार की आमदनी हो रही, इतना कर्जा ले रहे, इतने तरह के टैक्स लगा रहे, और इससे उसके बदले में आप लोगों को दे क्या रहे? चिकित्सा आप दे नहीं पा रहे, शिक्षा आप दे नहीं पा रहे, सड़कें आप दे नहीं पा रहे, बिना उसमें भी आप धंधा कर रहे। तो आप बिजली लगातार, बिजली के बारे में आपका जो चहेता अदानी है, उसके खिलाफ अमेरिका में क्यों मुकदमा दायर हुआ? क्योंकि उसकी ये बात पकड़ी गई कि आपने तो भारत सरकार तो माने तो अदानी की घर की खेती है, तो आपने सौर ऊर्जा के उत्पादन का लाइसेंस तो उसको जारी कर दिया। लेकिन अब वो जो सौर ऊर्जा बनाए वो बिके कहाँ? तो वो राज्यों के अधिकार के क्षेत्र में कि हम बिजली खरीदें या ना खरीदें आपकी, तो वो राज्यों के पास में गया। तो राज्यों के पास में मान लीजिए उसकी 3 रुपये में बिजली की लागत पड़ रही थी, अब वो कहता कि 5 रुपये में हम बेचेंगे। तो हो सकता है कि राज्य सरकार संतुष्ट हो जाती, थोड़ी बहुत कल्चर आ गया। बाकी किसी भी पार्टी की सरकार हो तो उसमें थोड़ा बहुत आपको रिश्वत देनी पड़ती, सहूलियत से काम हो जाता। लेकिन आप चाहते थे कि 3 रुपये की बिजली हम 9 रुपये में बेचें। तो आप जैसे आप तेलंगाना में गए, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। मैं तेलंगाना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे भाजपा और कांग्रेस से कोई लेना देना, वो जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भ्रष्ट हैं, उतनी ही भ्रष्ट कांग्रेस की या दूसरी अन्य पार्टियों की सरकारें। तो जब आप वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा 9 रुपये में आप इतना मुनाफा कमा लेंगे, 3 रुपये की बिजली 9 रुपये में बेचेंगे, तो हमें आप उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो हमें भी तो मिलना चाहिए हमें कुछ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको एडवांस व्यवस्था करके, तो 2000 करोड़ रुपए की उसमें तेलंगाना और कुछ राज्यों के लिए उसमें रिश्वत दी गई। और उस रिश्वत का इंतजाम कैसे किया हुआ? वो अमेरिका में उसके लिए आपने बॉन्ड भेजिए, बस उसी में आप अमेरिकी कानून में फंस गए, उसमें चल रहा है। तो आपके जो चहेते जो उद्योगपति हैं, वो चहेते उद्योगपति इसलिए हैं क्योंकि आप उनको कई गुना मुनाफा कमाने का अवसर दिए हुए हैं। और स्थिति ये है कि उन लोगों से जो इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, उनसे आपको जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनसे आपको अपना खजाना भरने को जितना ज़रूरत है, वो धन की वसूली आपको उनसे करनी चाहिए। तो आप तो कॉर्पोरेट टैक्स तो घटा देते हैं। आप पता चला कि उन पे इतने ज़्यादा मेहरबान रहते कि 1000 रुपये का कोई टैक्स, चाहे वो GST हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, 1000 रुपये का टैक्स जिन बड़े आदमियों के लिए आप काम कर रहे, वो तब देते जब 1 लाख रुपए की चोरी कर लेते। और तो इसलिए
तब जब तो आपका खजाना उनसे तो भर नहीं पा रहा, तो फिर आप क्या काम करते कि आप चाहते कि हम आम आदमी से उसका खजाना वो उस खजाने की पूर्ति करें, आम आदमी से उन व्यवस्थाओं की पूर्ति करें जिससे मुनाफा उनकी जेब में जाए और कमीशन के रूप में हमारी में और हमारे अधिकारियों की जेब में आए। बाकी जो आम जनता है वो तो उसके पास में तो कोई साधन है नहीं। अगर 100 रुपये का अगर पेट्रोल खरीद रहा है 100 रुपये लीटर का, तो वो 100 रुपये में उसमें कोई चोरी तो कर नहीं सकता, उसको तो 100 रुपये देना पड़ेगा, जबकि वैसे उसको केवल 60 रुपये या 70 रुपये का मिलना चाहिए। तो आपने देखा कि इस पे ये हम आम आदमी से उसको पैसा ऐंठ सकते, तो आपने उसका इंतजाम कर दिया। और तमाम सारे आपने जो टैक्स है वो टैक्स इस रूप में इस रूप में आपने लगातार इतने ज़्यादा लगा रखे। जीएसटी में भी तो अब इतना शोरगुल हो गया, लेकिन उसमें भी बड़ी आपने मतलब बड़ा खेल किया है। अभी वो भी सामने आएगा। लेकिन जीएसटी के लिए इतने सालों से लोग चिल्ला रहे थे जब आपने लागू किया था कि जीएसटी का जो स्लैब बहुत ज़्यादा जीएसटी, आप नहीं माने, आपने पूरा जनता को लूट लिया। अब जब बिहार चुनाव में आ गया तो आपने जीएसटी में संशोधन करने की बात कह दी, क्योंकि वो जीएसटी क्या होता है कि जीएसटी आम आदमी को तो आपने लगा दिया माचिस पे भी और आटा पर भी जीएसटी, उसे तो भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन वो जो फैक्ट्री माचिस बना रही है, जो दुकानदार माचिस बेच रहा है, वो जीएसटी के सरकारी खजाने में जमा कर रहा है, उस पर तो आप पूरे मेहरबान हैं, उस पर तो आप उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। तो आप धीरे धीरे पूरी अपनी खजाने की व्यवस्था भरने की आम आदमी से कर रहे हैं। तो नीतिगत तौर पे आपका क्या होना चाहिए कि नीतिगत तौर पर आपको ये करना चाहिए कि आपको ये जो बहुत ही जरूरी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक जितनी भी जो सुविधाएं और सेवाएं हैं, वो सुविधाएं और सेवाएं लगभग आप निःशुल्क मुहैया कराएं। जैसे विकसित देशों में वैसे आपको बनाना चाहिए। उसके तहत आप बात दें कि आप 300 यूनिट तक की बिजली आप फ्री करें। आप इसके लिए बात दें। बिना बिजली की आज कोई रह नहीं सकता। और जिसको आप पता चला कि आप आउटसोर्सिंग नाम का रोजगार देने के नाम पे आउटसोर्सिंग नाम का आप जो एक पैटर्न चला रहे हैं, जिसमें 9,000 से लेके 18,000 रुपये तक का वेतन मिलता है, तो उसमें कैसे वो बिजली का खर्चा चुका पाएगा। तो आप वो नीतिगत आप नहीं कर। आप तो चुनाव आया 10,000 रुपये आपने महिलाओं को भेज दिए, वो महिलाओं के खाते में भेज दिए। आपने बिहार की अर्थव्यवस्था वैसी जो है तबाह है, और आपने उसको और तबाह करने का काम कर दिया। और इसको आप 10,000 रुपये को कंटिन्यू रख नहीं पाएंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद में ये रुपया आना बंद हो जाएगा। जैसे आपने महाराष्ट्र में किया कि महाराष्ट्र में वायदा तो आपने कर दिया महिलाओं के लिए बड़े बड़े, लेकिन जब फिर लागू करने की बात आई तो फिर आपने उसको पता चला कि कट ऑफ के लिए आपने इतनी ज़्यादा शर्तें लगा दी कि बहुत कम संख्या रह गई महिलाओं को, जिनको आज कितना 2 या 2,500 कितना दे रहे वो आप दे पा रहे, क्योंकि आपको वो अलाउ नहीं कर रहा है। तो आपकी कोई नीतिगत दिशा होनी चाहिए। ये आप चुनाव का ही आपको खेल इन चीज़ों को नहीं बनाना चाहिए। तो अगर उन्होंने नागरत्न उन्होंने कहा आप पर जो है आपके खिलाफ जो भेजा है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग की हालांकि इतनी हिम्मत नहीं है उसको संज्ञान में ले। और सुप्रीम कोर्ट भी इस समय पर सुप्रीम कोर्ट में भी साहस की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन एक जनता के बीच में जरूर ये मुद्दा बन गया, और बिहार के लोगों के बीच में भी ये चर्चा का विषय बन गया है कि आपने ये सरकारी खजाना का कुछ दिनों की 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात महिलाओं को 10,000 रुपये आपने चुनाव के मौके पर दे दिए, और फिर आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपकी सरकार आ भी गई तो नहीं करेंगे, और विपक्ष कर नहीं पाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये 75 लाख महिलाओं को देने से पता चला कि कितने करोड़ रुपए की आपको व्यवस्था करनी पड़ गई है। तो वो उसकी व्यवस्था करना संभव नहीं होगा। तो फिर आप विपक्ष की सरकार आ गई तो विपक्ष को आप बदनाम करेंगे, और आपकी अगर सरकार आ गई तो आपका जो है आपको तो आप उसको कोई और बहाना बना के कोई और, आप तो इसमें माहिर हैं कि एक चर्चा को एक दूसरी नई चर्चा खड़ी करके और आप उसको उस विमर्श को जो है वो आप लापता कर देते। तो आप यही कर सकते। लेकिन इससे इस तरीके के हथकंडों से हो सकता है कि आपको सत्ता में बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने का अवसर मिल जाए, लेकिन देश की स्थितियाँ नहीं सुधर सकती। इसलिए राजनीतिक दलों के साथ साथ में
मतदाताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनको भी एक खाका तैयार करना चाहिए कि देश की नीतियाँ कैसी हों, तब वो इनके जो फरेब हैं राजनीतिक दलों के, इन फरेब का मुकाबला कर पाएंगे और इनको इनकी अकल ठिकाने रख पाएंगे। वो अकेली बीजेपी की बात नहीं, मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।